भले ही वो सरकार कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, आने वाला जब चुनाव होगा जनता अपने आप चुन लेगी जिसे चुनना है। कि इस समय हमारे देश की आधी आबादी केवाईसी में बैंकों के चक्कर लगाने, कोई कह रहा है मेरी वृद्धावस्था की पेंशन नहीं मिली, कोई कह रहा है सम्मान निधि नहीं मिली, कोई कह रहा है बीपीएल नहीं बना। मतलब ये समझिए कि इसी में घूम रहे हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है, आप पे पार्टी बदल के आरोप काफी लग रहे हैं। आरोप तो देखिए हमें लगाना चाहिए। पूरे देश में कितनी सरकारों को गिराया, घर का काम काज छोड़ दिए हैं, थैला लटकाए 1 किलो कागज का बंडल बांधे कार्यालय कार्यालय भटक रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार। मैं आपको एक बात बता दूं, आजादी की 78 साल अशोकनगर आज भी बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। मेरे पहले भी बहुत विधायक आए, वे भी कुछ नहीं कर पाए। अभी 2023 से 2025 के बीच में आपने ऐसे क्या क्या कार्य कराए? कार्य कराते हैं ऊपर के जो बड़े नेता है, कभी कराते हैं तो उनने भी नहीं कराया। मतलब हमारे यहाँ के जितने भी बेरोजगार युवक हैं वो दूसरे ही प्रदेशों में जाकर रोजगार कर रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ नहीं है खेती के अलावा। अपने हिसाब से चुनाव कराना, अपने हिसाब से चुनावों को जीत लेना, कैसे उन्हें जीतना है। नेता राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव को चुरा लिया तो फर्जी वोटिंग करा लेते हैं। सभी दर्शकों का नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ और मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं हरि बाबू राय जी, जो कि कांग्रेस पार्टी से लोकप्रिय विधायक हैं। अशोकनगर विधानसभा सीट से ये विधायक है। सर बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद, आपके बतंगड़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सर अगर बात की जाए आपके राजनीति की शुरुआत कब और कहां से हुई, कैसे आपने राजनीति में कदम रखा? बचपन में जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज ग्वालियर पढ़ा करता था ना जी, तब मैंने सेकेंड ईयर में सीआर का चुनाव लड़ा था, कक्षा प्रतिनिधि कहलाते हैं जो जी, और वो चुनाव भी मैं 3 वोट से जीता था। इसके बाद क्या है कि राजनीति में रुचि तो मेरे बचपन से ये पढ़ना लिखना सोचना समझना देखना इससे शुरुआत हुई थी। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया तो थोड़ा समझदार हो गया था कि, और मैं कॉलेज के चुनाव में भी भाग लेता था जी। इसके बाद मैं पढ़ लिख के इंजीनियरिंग कॉलेज से वापस आ गया अशोकनगर और मैं बेरोजगार था तो नौकरी की तलाश में रहा। मैं पॉलिटेक्निक में लेक्चर रहा, दिनों मैंने छोटे मोटे ठेकेदारी भी की और फिर मेरी नौकरी लग गई जल संसाधन विभाग में। जी। इसके बाद मैंने 23.5 साल नौकरी की और मेरे घर में मेरे बड़े भाई जो सब देखते थे घर का काम, वो कैंसर से एक्सपायर हो गए। तो मैं लौट करके 23 साल की नौकरी के बाद फिर अशोकनगर अपने घर आ गया जी। और मैं अपना घर का काम करता रहा और सामाजिक कामों में भी मेरी बहुत रुचि है। तो मैं सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ कर हमेशा हिस्सा लेता रहा हूँ, चाहे जब मैं नौकरी करता था तब और चाहे वैसे भी। मेरी पहचान बनी सामाजिक कार्यकर्ता से। ये सब चलता रहा। मैं कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा और जुड़ते जुड़ते बहुत सारे लोगों ने मुझे कुछ पद भी दिए, जिम्मेदारियां दी समाज की। तो फिर ये हुआ कि सन 2017 में, मैं 2013 में मैंने नौकरी छोड़ दी थी और 2013 से 2017 तक मैं सामाजिक काम में रहा, सभी समाजों के काम में, धार्मिक कामों में। तो 2017 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ पार्टी में शामिल कर लिया जी। और मैं फिर वहाँ पर काम करने लगा। तो मुझे उस वक्त वहाँ पर अनुसूचित जाति मोर्चा का जिला अध्यक्ष उन्होंने बना दिया और फिर मैं पूरे ज़िले में पार्टी के काम में लग गया जी। मेरी जान पहचान बढ़ने लगी और होते करते लोग मुझे जानने लगे और मैं लोगों के बीच में रहने लगा। समाज काम में शुरू से कर ही रहा था, मेरी पहचान पहले भी थी, चाहे वो पानी पिलाने वाले काम हो, चाहे प्याऊ के हों, चाहे भोजन कराने के हों, चाहे तीर्थ यात्रा के हों, चाहे अस्पताल के हों, कई प्रकार के काम हम लोग करते थे। गौशाला का है, मंदिरों के, मस्जिदों के, सभी। तो भारतीय जनता पार्टी मुझे बहुत सारा काम करने का मौका जब मिला तो सब लोग मुझे जानने लगे और मैं भी काफ़ी काम किया रात दिन जी, राजनीतिक धार्मिक सामाजिक सभी कामों में जुड़ा। 2020 में जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार गिरी जी,
तो इसमें जो कांग्रेस से जो विधायक गए थे, 22-23 विधायक गए थे यहाँ से, तो मेरी विधानसभा के भी विधायक जो है ना, उस वक्त कांग्रेस से भाजपा में आ गए जी। तब मुझे ये लगा कि अब हम जैसे जो काम कर रहे थे बहुत माने घूम फिर के पूरी मेहनत से, जी बिल्कुल, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो दीनदयाल जी की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पर चलने की बात करती है, लेकिन इस तरीके से खरीद के फरोख्त के वजह से चर्चा हुई बिल्कुल, और किसी चलती हुई सरकार को गिरा दी। मेरा मन भी थोड़ा खराब हुआ कि ये अच्छा नहीं हुआ। सरकार 5 साल चलती, भले ही वो सरकार कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, आने वाला जब चुनाव होगा जनता अपने आप चुन लेगी जिसे चुनना है। पर इस तरीके से सरकारों को गिराना, खरीद फरोख्त करना, वो मेरे मन में थोड़ा सा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा समझिए। और फिर मेरा विचार नहीं रहा कि राजनीति करने का, ना किसी पार्टी में रहने का, तो मैं लगभग शांत पड़ गया। इसी दौरान मुझे कांग्रेस पार्टी के जो मध्य प्रदेश के जो नेतृत्व के बड़े बड़े नेता थे, माननीय कमलनाथ जी, माननीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी, हमारे जयवर्धन सिंह जी, सज्जन सिंह वर्मा जी, और भी मैं बहुत लोगों के नाम ले सकता हूं जो शीर्ष के नेता थे जी। उनने मेरे से चर्चा की कि आप कांग्रेस में आ जाओ जी। पहले तो मैंने कहा कि मुझे राजनीति अब नहीं करना है, ये ठीक नहीं है ये सब करना, लेकिन वो ज़्यादा बातचीत करने लगे, या कई प्रकार के कई महीने बीत गए, बातें होती रहीं, सब होता रहा। फिर मेरा भी मन हो गया कि चलो कर लेते हैं, घर बैठ के क्या करेंगे जी। और 2020 में 21 जुलाई को मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, माननीय कमलनाथ जी ने मुझे ज्वाइन करा ली। इसके बाद मैं यहाँ काम करने लगा, जैसा पहले करता था वैसे यहाँ इधर करने लगा कांग्रेस में आकर के जी। और मेरी एक थोड़ी सी अपनी सोच है कि मैं काम करता हूँ तो फिर पूरे मन से ही करता हूँ, दिखावटी काम मैं करता नहीं जी। बस मैं काम करता रहा और करते करते हुआ कि पार्टी ने मुझे 2023 में अपना उम्मीदवार बना दिया, और मैंने ना टिकट मांगने के लिए कोई प्रयास किए, ना ही मेरा ऐसा था कि टिकट मुझे लगता था मिलेगा, मुझे ऐसा लगता था, जनता के सर्वे में मेरा नाम आता था बार बार जी। तो वो मिला। और फिर जो चुनाव हुए 2023 में, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने चुनाव बड़ा लोकतंत्र के तरीके से ही लड़ा। जैसा कि आज का रिवाज हो गया है कि चुनाव लड़ने के लिए बहुत पैसा खर्च करो, बहुत इधर उधर के काम करो, वो मैंने किया नहीं जी। मैंने किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वोटर को ना कोई लालच दिया, और ना मैंने किसी प्रकार को, मतलब कहना चाहिए कि मैंने पैसे का बिल्कुल ही इस्तेमाल चुनाव में नहीं किया, और ना ही मेरे पास पैसा था। एक साधारण चुनाव लड़ा जी। पर मुझे ये भरोसा था, मुझसे जनता जनार्दन ये कहती थी, उनका आशीर्वाद था कि अगर तुम्हें टिकट मिल जाएगा तो जिता हम लेंगे। ऐसा हमेशा लोग मुझसे बोला करते थे। वो सभी समाज के लोग थे, सभी धर्मों के लोग थे। बड़ा उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा कि आप देखिए कि पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कैसे कैसे क्या करके और चुनाव जीता है, वो सर्वविदित है। पर इतना सब करने के बाद भी मैं 8,373 वोट से मुझे मतलब जनता का आशीर्वाद मिला और वो चुनाव में जीता। बस मेरा कोई, मैं ना कोई राजनीतिक व्यक्ति हूँ, ना ही मेरा राजनीतिक कोई बैकग्राउंड है। मैं तो केवल जनता के बीच का व्यक्ति हूँ और जनता के बीच में ही हर दिन रहता हूँ। मेरी कभी कोई छुट्टी नहीं होती कि मैं कभी ना जाऊँ क्षेत्र में, ऐसा नहीं होता। मैं जाता ही जाता हूँ, चाहे मैं 50 किलोमीटर तक जाऊँ, पर मैं हर दिन जाता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ। लोग मुझे अपने सभी कार्यक्रमों में बुलाते हैं, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे धार्मिक हों, चाहे अन्य प्रकार के कार्यक्रम जो होते हैं, सभी समाजों में मैं जाता हूँ। मेरे लिए कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं है, सभी मेरे लिए श्रेष्ठ हैं और मैं सभी का समानता से सम्मान करता हूँ। मेरा यही आप मान लीजिए कि एक राजनीतिक जमीन है, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। सर, अगर बात की जाए 2023 में आप अशोकनगर से विधायक बने,
लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है, आप पे पार्टी बदल के आरोप काफी लग रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी लगाती है कि पहले बीजेपी में थे और अब टिकट के चक्कर में कांग्रेस में चले गए। ऐसा क्या, मतलब आपका क्या कहना है इस चीज को लेकर? आरोप तो देखिए हमें लगाना चाहिए जी कि हम वहाँ पर काम कर रहे थे और आपने खरीद फरोख्त करके हमारे जो माने कार्यकर्ता थे, माने भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त, जी उनके ऊपर आपने लोगों को थोप दिया जो असहनीय था। हाँ, अगर आप दूसरी सरकार, चलती हुई सरकार को ना गिराते, आपने सिद्धांतों पर ध्यान ही नहीं दिया, जो दीनदयाल जी की हम बात करते थे या उनके चाल चरित्र पे ये पार्टी बनी थी, तो वो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने देखिए, आप समझिए कि पूरे देश में कितनी सरकारों को गिराया, कितनी ज़्यादा जो लोग भ्रष्टाचार करते थे उन्हें अपने में मना लिया, फिर उन पर कोई दुनिया भर की बातें हैं, कार्रवाई नहीं की। सिद्धांत से भटकी हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अभी भी आप देख लीजिए, वर्तमान में मैं आज 7 बजे सवेरे जी 2 जगह गया जहाँ खाद बढ़ती है, जी वहाँ भीड़ थी काफ़ी जी और कई दिन से लोग परेशान। मैं परसों भी रात में गया था। जी और विधानसभा में अभी चल रही विधानसभा, तो क्या कहते हैं वहाँ पे, खाद की कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी कहते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, भंडार भरे हुए, किसानों को पर्याप्त खाद मिल रही है। उनसे पूछिए जो 2-2 बोरी के लिए भटक रहे। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि इस समय हमारे देश की आधी आबादी KYC में, बैंकों के चक्कर लगाने, कोई कह रहा है मेरी वृद्धा अवस्था की पेंशन नहीं मिली, कोई कह रहा है सम्मान निधि नहीं मिली, कोई कह रहा है BPL नहीं बना। मतलब ये समझिए कि इसी में घूम रहे हैं। बिल्कुल। घर का काम काज छोड़ दिए हैं, थैला लटकाए, 1 किलो कागज का बंडल बांधे, कार्यालय कार्यालय भटक रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार, मेरी भी अब काफ़ी उम्र हो गई है, मैं भी बहुत दिन से देख रहा हूँ, कभी मैंने पहले नहीं देखा था जो इस वक्त है। किसान परेशान, गरीब परेशान, बेरोजगार तो परेशान है ही, उसे तो नौकरी कहीं मिल ही नहीं रही। झूठे झूठे ढकोसले पीटना इससे पार्टी का काम है। जैसा आपने कहा कि आरोप लगाए, वो हम पर क्या आरोप लगाएंगे जी। आरोप तो हम उन पर लगा रहे हैं कि तुमने खरीद फरोख्त करके कितनी सरकारें गिरा दी। तुमने मध्य प्रदेश की माननीय कमलनाथ जी की सरकार गिराई, जिन्होंने कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। तो इसके बाद लग रहा था कि ये कर्ज माफ करेंगे, इन्हें कुछ नहीं किया। तो ये तो उनकी गलत बात है आरोप लगाने की। सर, अशोकनगर विधानसभा से आप विधायक हैं। अगर देखा जाए कि इससे पहले जो विधायक थे उनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ था और आप अपने कार्यकाल में कितना विकास देखें? मैं आपको एक बात बता दूं, आज़ादी के 78 साल हो गए, अशोकनगर आज भी बहुत पिछड़ा हुआ जिला है जी। मेरे पहले भी बहुत विधायक आए, वे भी कुछ नहीं कर पाए, और मैं भी विधायक हूँ, मैं तो विपक्ष का हूँ। बिल्कुल। तो मैं तो जो काम मेरे से छोटे मोटे जनता की सेवा बनती है, मैं उतना प्रयास करता हूँ। किसी विधायक ने आज तक कोई काम वहाँ नहीं करवा पाया है। हाँ, सरकारें कोई की भी हों, रूटीन वर्क के काम होते हैं तो वहाँ पे होते हैं, पर ऐसे कोई बड़े काम नहीं हो गए कि बड़े उद्योग धंधे लगवा दिए हो किसी ने, कहीं से बड़ा मान के चलिए कि महाविद्यालय बनवा दिया हो, कृषि महाविद्यालय बनवाया हो या मेडिकल कॉलेज बनवाया है, ऐसा कोई कुछ नहीं कर पाया। मतलब कोई 4 लेन रोड भी अशोकनगर से नहीं निकलती है। आप समझ लीजिए कि रोड के मामले में भी अभी वो डबल लेन का ही पूरा मतलब जुड़े हैं रोड। तो किसी विधायक ने कोई काम आज तक नहीं करा पाया है। मैं कोई अलग से नहीं हूँ कि मैं बना तो मैंने बहुत विकास कर दिया, विकास नाम की तो अशोकनगर में चीज़ ही नहीं है। पूरा का पूरा कृषि प्रधान क्षेत्र है, वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, और कृषि के हिसाब से वहाँ पे कोई कल कारखाने लगते तो जीरो है। आसपास का जिला, मान लीजिए पास का जिला गुना है, बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं, NFL का है, गेल का है, और भी कई फैक्ट्रियाँ हैं, धागा का है, तो कहीं किसी का, बहुत बड़ी फैक्ट्री हैं। लेकिन अशोकनगर में कुछ नहीं है। बगल में सागर जिला लगा हुआ, तो वो तो हब है कारखानों का। बीना रिफाइनरी कितना बड़ा काम है, जिंदल के बहुत प्लांट लगे हुए हैं, और भी बड़ी बड़ी प्लांट वहाँ है। अशोकनगर जीरो है, जहाँ पर कोई भी उद्योग धंधा बेरोजगारों के लिए आज तक नहीं लग पाया है, और आगे मुझे उम्मीद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ करने वाली है अशोकनगर के लिए। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप जो भारतीय जनता पार्टी है
अशोकनगर के लिए क्या आपकी मांगे, क्या क्या वहाँ पे आपको ये सारी मांगे मैंने रखी हैं। मैंने गौ अभ्यारण्य की मांग रखी है। हमारे यहाँ कई हजार गाय हैं, मतलब हमारा खेती वाला क्षेत्र है तो गाय भी बहुत हैं। जी। वे सड़कों पर ऐसे बैठी हुई हैं जैसे उन्हें सड़कों पर ही रखना होता है हमेशा। हर दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, गायों की भी जा रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, भूखी प्यासी तड़प रही हैं। मैंने 2-3 बार विधानसभा में भी इस बात को रखा कि गौ अभ्यारण्य बन जाए। उसके लिए ज़मीन भी पर्याप्त है हमारे यहाँ राजस्व की 5-6 हज़ार गाय एक जगह पले हैं, पुसे हैं, बढ़िया उनका संरक्षण हो तो ये भारी समस्या मिट जाए। वहाँ की बहुत परेशानी हमें आवारा मवेशियों को भी है, उनको भी परेशानी है और जनता को भी परेशानी है। तो ऐसी कई मूलभूत समस्या है। शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हमारा जिला है, कोई महाविद्यालय वहाँ नहीं है। हमारे यहाँ एक पॉलिटेक्निक है, उसकी भी मांग उठती रहती है कि उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में बदल दिया जाए, तो इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। रिंग रोड की बड़ी आवश्यकता है क्योंकि बीच बाजार में से पूरा ट्रैफिक निकलता है और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, पर अभी कुछ नहीं हो पाया। हॉस्पिटल के मामले में अभी थोड़ा काम एक चालू हुआ है जी। अस्पताल की बहुत बड़ी कमी है वहाँ पर जी। अब देखिए कब तक बन के तैयार होता है। अभी अभी टेंडर तो हुआ है उसका, तो एक उम्मीद अस्पताल की जरूर लग रही है कि बन जाएगी शायद। सर 2023 से अभी 2025 2 साल लगभग आपको हो गए हैं विधायक के तौर पर। अभी 2023 से 2025 के बीच में आपने ऐसे क्या क्या कार्य कराए हैं आपकी विधानसभा क्षेत्र में, अगर देखा जाए? मैंने क्या बोला कि किसी विधायक ने कोई कार्य आज तक करा ही नहीं पाया है। कार्य कराते हैं ऊपर के जो बड़े नेता है कभी कराते हैं, तो उनने भी नहीं कराया है। अशोकनगर का कोई काम किसी ने नहीं करा पाया है। जब बहुत ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, तो मान लीजिए कि पुलिया की ज़रूरत है तो पुलिया बनती है, तो ये तो कोई कार्य नहीं हुआ ना, ये तो रूटीन वर्क है। बड़े काम अशोकनगर में आज तक हुए ही नहीं है भैया, विकास से बहुत दूर है अशोकनगर। अशोकनगर में जैसे ये आप बता रहे हैं कि कोई कार्य नहीं हुआ है, वहाँ के लोगों का अगर रोजगार की अगर बात की जाए तो पलायन भी फिर काफ़ी बढ़ता होगा, दूसरे क्षेत्रों में लोग जाकर काम करते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? आपने बड़ी बात कही है कि अशोकनगर का आदमी, सही कह रहे हैं आप, गुजरात में ज़्यादा गया है, राजस्थान में गया है, महाराष्ट्र में गया है। मतलब हमारे यहाँ के जितने भी बेरोजगार युवक हैं वो दूसरे ही प्रदेशों में जाकर रोजगार कर रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ नहीं है खेती के अलावा, केवल खेती है। और खेती पर आधारित कोई अगर फैक्ट्रियाँ बनती, उद्योग धंधे बनते या अन्य प्रकार के भी हो सकते थे, उस तरफ किसी ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए सबसे पीछे पिछड़ा जिला हमारा अशोकनगर आज भी है, भले ही 78 साल हो चुके हैं देश को स्वतंत्र हुए। सर आप कांग्रेस में भी हैं, बीजेपी में रहे पूर्व में, अगर दोनों पार्टियों के बीच एक बड़ा अंतर देखा जाए तो क्या आपकी नज़र में क्या है वो अंतर? भ्रष्टाचार बहुत बड़ा अंतर है। इस वक्त जो भ्रष्टाचार है वो पहले कभी हुआ नहीं है, ये बहुत बड़ा अंतर है। झूठ बोलना जिस पार्टी की आदत बन गई है, ये बहुत बड़ा अंतर है। लोगों पर कार्रवाइयाँ करा देना, झूठे मुकदमे दायर करा देना, उनकी जांच करवा लेना, अब ये बहुत सारे अंतर हैं। और सही बात किसी की सुनना ही नहीं, जो मर्जी में आया करना, अपने हिसाब से चुनाव कराना, अपने हिसाब से चुनावों को जीत लेना, कैसे उन्हें जीतना है, तो ये अंतर है। लोकतंत्र जैसी कोई चीज़ बची नहीं। ईवीएम को लेकर एक बड़ा सवाल उठाते हैं दिग्विजय सिंह है, पूर्व मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के, तो आप कितने सहमत है कि ईवीएम घोटाला? देखिए क्या है कि कोई भी चीज़ जब बनती है तो उसमें क्या गड़बड़ी करना है, क्या नहीं करना है, तो वो भी तो उपाय होते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन बन गई तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप ये देखिए कि हमारे जो नेता राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव को चुरा लिया, ठीक जी। तो क्यों कहा उनने? कितना बड़ा नेता है वो आदमी, जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। एक्चुअली में राहुल गांधी जी झूठ नहीं बोलते हैं, संभावनाओं पर नहीं सत्य बोलते हैं। तो हमारे जो आपने कहा कि राजा साहब दिग्विजय सिंह जी जो बोलते हैं वो बहुत सोच समझ के ही बोलते हैं कि ईवीएम में पहले से ही इतने वोट कर लेते हैं रिजर्व। मान लो उन्होंने 20,000 का उसमें वो इजाफा करके रख लिया, तो वो 20,000 वोट अपने आप जुड़ जाते हैं और जीतने वाले विपक्ष के लोग हार जाते हैं। कोई 5,000 से हार गया, कोई 10,000 से हार गया, कोई 3,000 से हार गया, कोई 15,000 से हार गया। तो इस रेंज में जो हारने वाले लोग हैं वो ईवीएम मशीनों की गड़बड़ी के कारण हार जाते हैं, तो फर्जी वोटिंग करा लेते हैं। कई नुस्खे उनके पास। भाजपा आरोप लगाती है कांग्रेस पर कि कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति करती है, जो परिवार के लोग हैं उन्हीं को उठाती जा रही है।
चाहे राहुल गांधी हो, चाहे दिग्विजय सिंह, उनके बेटे भी अब जो है विधायक हैं, मंत्री रहे हैं। अब वो भी गलत बोलते हैं। राजनाथ सिंह जी हैं, राजनाथ सिंह जी के बेटा भी हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के मेरे ही जिले में ऐसे बहुत से नेता हैं उनके ही बेटे राजनीति कर रहे हैं, दूसरों को कहाँ घुसने दे रहे हैं। तो ये परिवारवाद और फलानावाद ये कहने की बातें हैं। वो बोलते ज़्यादा हैं, मार्केटिंग कर लेते हैं, यही अंतर है। बाकी सबके बच्चे राजनीति में, अगर कोई व्यक्ति राजनीति में जाके अच्छा काम कर सकता है, आपका बेटा हो चाहे मेरा हो चाहे किसी का हो, तो दिक्कत क्या है उसमें। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बेटे हों चाहे कांग्रेस के नेताओं के बेटे हों, तो ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जो अच्छा काम करेगा जनता उसको चुन लेगी, नहीं तो फिर वो हटा देगी जनता। सर आप विधायक हैं अभी कांग्रेस से, ऐसा तमाम ऐसी बातें चलती हैं सभी नेताओं के लिए कि खरीद फरोख्त के काफी हो रहते हैं, तो आपके पास कभी ऐसा कोई ऑफर या किसी ने ऐसे खरीदने की कुछ बात कही हो आपसे कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए? नहीं, मुझे खरीदने की बातें तो मेरे पहले ही हो चुकी जी। और सरकार जो खरीदने के कारण कमलनाथ जी की गिरी थी, ये तो पहले ही घटना हो गई थी। मैं तो विधायक बाद में बना, तो इस प्रकार की कोई ऐसी बातें बाद में तो हुई नहीं है कि कौन किसको खरीद रहा है, और मेरे से ऐसी किसी की कोई बात है ही नहीं। और मेरा ये आपसे मैं बता देता हूँ कि मैं उस प्रकार का व्यक्ति भी नहीं हूँ कि कोई ऐसी मुझसे बात कर पाए। जी सर, कांग्रेस पार्टी में आप आए हैं, क्या सोचकर आप कांग्रेस में पार्टी में आए? क्या आपको ऐसा लगा कि हाँ ये पार्टी है कुछ अलग? मैंने क्या बोला कि मैं किस पार्टी में था और मैं यहाँ क्यों आया। हाँ। मैं घर बैठता तो बैठ नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे तो हम लोगों की सेवा करना था। 3 साल में वहाँ रहा और मुझे आदत सी पड़ गई थी लोगों के बीच में रहने की, आने की, जाने की, उनके छोटे मोटे काम कराने की। कांग्रेस वालों ने मुझे सम्मान से बुलाया और मैं यहाँ आया, उन्होंने मुझे टिकट दिया, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं जनता की सेवा के लिए तत्पर हूँ। सर कांग्रेस से हैं आप विधायक, बहुत कम सीटें हैं एक तरीके से देखा जाए मध्य प्रदेश में, तो जो आपके विधानसभा क्षेत्र में जो फंड मिलता है विधानसभा चलाने के लिए, अगर उसके अलावा कुछ और राज्य सरकार, मध्य प्रदेश जो सरकार है, वो कुछ सपोर्ट या फिर कुछ ऐसा मदद आपकी करती है या नहीं करती? हम लोगों को विधायक निधि या स्वेच्छानुदान की जो राशि सभी विधायकों को मिलती है वो हमें मिलती है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके जितने विधायक हैं, 64 विधायकों को छोड़ के जो भी विधायक उनके हैं, मान लीजिए कि 166 विधायकों को वो हर वर्ष 15-15 करोड़ रुपए अलग से देती है काम कराने को, विकास कराने को। हम लोगों ने भी कई बार मांग की, परंतु वो हमको नहीं देती है एक पैसा। मतलब ये बहुत बड़ा भेदभाव है एक तरीके से। भारतीय जनता पार्टी हमेशा भेदभाव की राजनीति करती है, कर ही रही है। हमने कई बार मुख्यमंत्री जी से भी मांग की है, सबने मिलके विधानसभा में भी कई बार मांग करते हैं, पर वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, वो हमको बिल्कुल नहीं देते। मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि विधानसभा में कोई व्यक्ति बीमार होता है, वो भर्ती हो जाता है अस्पताल में, तो मुख्यमंत्री चिकित्सा स्वेच्छानुदान का एक फंड होता है कि विधायक अनुशंसा करे तो कुछ पैसा मरीज को देते हैं जी। परंतु मैंने कई बार, मुझे लगता है कि कम से कम हो सकता है कि 250-300 लोगों को मैंने भी पत्र लिखा, अनुशंसा की, पर बहुत सारे लोगों का तो ये मेरे पास फ़ोन आता है कि वो तो उन्होंने निरस्त कर दिया, हमें सहायता नहीं मिली। अभी मैंने विधानसभा में क्वेश्चन यही लगाया था कि मुझे बताया जाए कि आज तक मैंने कितने अनुशंसा पत्र लिखे, कितने अनुशंसा पत्रों पर किस किस को आप लोगों ने मदद की, सरकार ने मदद की, किसकी नहीं की, बिना कारण बताए उन्हें निरस्त क्यों कर दिया, कारण भी नहीं बताया जाता। तो वो मेरा प्रश्न ही नहीं लगा है। अब वो मैं विधानसभा में कहूँगा कि ये मेरा प्रश्न कहाँ चला गया जो मैं जमा करके गया था, वो ही नहीं, उन्होंने आने ही नहीं दिया। मैंने उसमें पूछ लिया था। तो इतना भेदभाव है। मरीज पैसे तो मरीज को जाना है, उसमें ये तो है नहीं कि ये कांग्रेस का मरीज है, कि ये भाजपा का मरीज है, कि ये किसका मरीज है। अरे कोई का भी मरीज हो, मरीज तो मरीज होता है और सबके मुख्यमंत्री हैं, तो सबकी चिंता उन्हें करना चाहिए कि कांग्रेस के विधायकों के आप ये निरस्त कर देते हो, मरीजों को पैसा तक नहीं डलवाते हो जो हम अनुशंसा करते हैं, तो भेदभाव तो बहुत ज़्यादा है।
सर अंत में मेरे कुछ छोटे सवाल रहेंगे। अगर बात की जाए आपका पसंदीदा नेता कौन है? मेरे पसंदीदा नेता आज के समय में आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। अगर पूर्व में बात की जाए? पूर्व में बात की जाए तो जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी मेरे पसंदीदा नेता हैं। जी। अगर जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं तो उनके बारे में क्या? वो भी बहुत अच्छे नेता हैं। मैं उन्हें बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मानता हूँ, नेता भी मानता हूँ। वो भी मेरी पसंद है। अगर अभी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष, आपकी विपक्षी पार्टी है, अभी कौन सा ऐसा नेता जो लगता है कि हाँ ये थोड़ा मतलब ठीक है अगर पार्टी में देखा जाए? किस पार्टी का? बीजेपी का। अभी आप कांग्रेस में है, बीजेपी का कोई एक नेता जो आपको लगता हो कि थोड़ा बहुत मतलब मैं जिनको अच्छा समझता हूँ वही एक मुंह बोलने लगते हैं जब कभी मौका आ जाता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये व्यक्ति अच्छा होगा, लेकिन वह सदन में जाके झूठ बोलते मैं देख लेता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि अब अच्छा बचा कौन। जी बिल्कुल। जब मैं खुद आंखों से देख रहा हूँ कि वो सही बात को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, वो कह रहे खाद बहुत मिल रही है, खाद मिल ही नहीं रही, वो सब कहने लगते हैं खड़े होकर। उनमें से अगर कुछ लोग बोलते कि हाँ खाद नहीं मिल रही है तो मुझे लगता है कि ये नेता वास्तव में जनता का है। तो जब झूठ बोलने सब इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, किसी भी बात को सही बोलने ही नहीं देते, तो वो तो सब एक से दिखाई दे रहे हैं मेरे को, तो मैं किसका नाम लूं। सर एक शब्द में शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में क्या आप बोलेंगे? क्या? शिवराज सिंह चौहान जी कई मायनों में अच्छे भी थे। ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान खराब थे। उन्होंने भी लगभग 19-20 साल जनता की सेवा की। थोड़ा ज़्यादा बोलते थे, घोषणा ज़्यादा करते थे और अमल में कम लाते थे। घोषणा करने में वो कहो दिन भर में 20 कर दें, पता चला एक ही लागू नहीं हो रही। लेकिन वो संवेदनशील व्यक्ति रहे हैं, संवेदनशील मुख्यमंत्री रहे हैं। मुझे कहने में कोई मोहन यादव जी के बारे में अभी इनको 1.5 साल हुआ है, तो मैं इनके बारे में अभी ठीक से नहीं बता पाऊंगा। जब इनका 5 साल हो जाएगा। अगर कार्यकाल देखा जाए, जो योजनाएं और जो जमीनी स्तर तक कितनी पहुंची है मोहन यादव सरकार? अरे आप 1.5 साल में आप कहिए कि उन्हें 15 करोड़ दे रहे हैं, हमें 1 पैसा नहीं दे रहे जी। तो मैं कैसे कह दूं कि वो अच्छे व्यक्ति समानता हमारे साथ भी कर दे, तो मैं बोल दूंगा अच्छे व्यक्ति जी। मुझे क्या लगता है? दिग्विजय जी के बारे में क्या कहेंगे? वो देखिए बहुत जमीनी नेता है, पुराने नेता है। उन्होंने गरीब व्यक्तियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, उस समय अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, वो सबको समानता से देखने वाले नेता है। बहुत उन्होंने लोगों को फायदे दिए हैं, जमीनें दी हैं, पट्टे दिए हैं और जितने भी जन कल्याण के काम हुए हैं वो माननीय दिग्विजय सिंह जी के समय काफ़ी हुए हैं। तो मैं उन्हें पूर्व का बहुत अच्छा मुख्यमंत्री मानता हूँ। और अभी भी वो इस उम्र में आप देख लीजिए कि कहीं कोई किसी का शोषण हो जाए, किसी के साथ अत्याचार हो जाए, तो वो जाके ज़मीन पर बैठ के और वहाँ धरना देते हैं और उसकी सुनते हैं और हजारों किलोमीटर चले जाते हैं, कभी थकते नहीं हैं। तो ऐसे नेता है वो इस उम्र में, वो सबको साथ लेके चलते हैं। सर अगर आप राजनीति में ना होते तो क्या क्या करते? मैं क्या करता? मैं अपने घर का काम करता और क्या। जैसे आप सब लोग करते हो, आप पत्रकार नहीं होते तो क्या करते, चैनल वाले नहीं होते तो क्या करते। कुछ ना कुछ तो जीवन में व्यक्ति को करना ही पड़ता है। और अब ये पता नहीं ईश्वर किससे क्या कराएगा, हम किस तरफ क्या करने लगेंगे, क्या न कर लें। हो सकता है कल कोई दूसरा काम करने लगे। तो इसका राजनीति के अलावा और क्या क्या पसंद है? क्या क्या करना आपको पसंद है? मुझे तो देखिए, जब मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मेरी ऐसी कोई पसंद नहीं है कि ये पसंद है और ये पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हूँ। मुझे सब पसंद है, वो पसंद है जो अच्छा लगता है, जिससे दूसरों को कष्ट नहीं होता, दूसरों को तकलीफ नहीं होती। दूसरे को मैं वो करना चाहता हूँ कि दूसरे को खुशी होती हो मेरे से, किसी को तनाव ना हो, किसी को दिक्कत ना हो। यही सब पसंद है मुझे। सर अंत में एक सवाल रहेगा, आप विधायक हैं, अब विधायक बन गए हैं, तो आप अपनी फैमिली को और विधानसभा के लोगों को कैसे मतलब आप समय दे पाते हैं? दोनों में कैसे संतुलन रखते हैं? पारिवारिक मेरे को संतुलन रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मैं क्या है कि मेरे परिवार वाले भी जानते हैं कि चूँकि मैं सार्वजनिक क्षेत्र में हूँ, तो अब मैं परिवार का उतना नहीं ध्यान रख पाता, क्योंकि मुझे तो सवेरे, मान लीजिए सवेरे मेरे 8 बजे से लोगों का आना जाना लग जाता है। मैं उनके साथ करीब 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, जब उनका सब कुछ निपटने के बाद फिर मुझे क्षेत्र में जाना पड़ता है। कई कार्यक्रम होते हैं, कई समस्याएं होती हैं, तो ये मेरी रूटीन है।
तो किसी से इसका कोई लेना देना नहीं है, सबको पता है, ये तो रूटीन है, तो किसी को कोई टेंशन नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है। मैं अपना काम करता हूँ, वो अपना काम करते हैं परिवार वाले। जी जी सर, अंत में हमारे दर्शक हैं बतंगड़ के, उनके लिए आपको क्या संदेश है? आपने बहुत अच्छा ही कार्यक्रम चलाया है, लोगों से उनकी मन की बात, उनके जीवन की बात जानने का एक प्रयास किया है, और सभी को अपनी बिल्कुल वही बात बताना चाहिए जो घट रही है या उनके साथ गुजरी है। और मैं आपको इस तरीके का कार्यक्रम आप करते रहिए, ये मुझे अच्छा लगा। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। एक तो ये भी कहता हूँ कि आप इतनी कम उम्र में इस पूरी इतनी बड़ी जिम्मेदारी को उठा रहे हैं, तो ईश्वर आपको सफल करे, यही मेरी भावना है। सर, आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।